The remaining and concluding part of the essay, Third Thought by Lucas. As I told you earlier, that the speaker in the essay, he came upon a portfolio of watercolor drawings. He is a dealer, he buys things and he sells things, and he comes upon a portfolio of watercolor drawings. Among these, the drawing by Turner. Turner is a famous English painter. This painting by Turner attracts him very much. He asks the dealer its price, and the dealer says that it costs 10 shillings only. He pays 10 shillings to the dealer and buys it from him, and then the next moment he sells it at the cost of 50 pounds and thus earns a huge प्रॉफिट. तो उसको पहली दफ़ा ऐसा होता है कि उसको बहुत सस्ते में 10 शिलिंग में ख़रीदी है और 50 पाउंड में जो है उसकी ये पेंटिंग बिक जाती है. तो उसको जो है 49 पाउंड्स का जो है वो 49 पाउंड्स प्लस 10 उसका फ़ायदा हो जाता है. तो उसके दिमाग में ये आता है कि डीलर हैज़ बीन वेरी कर्टियस टू मी, और उन्होंने ये मुझे सच्चाई भी बता दी थी कि इट कैन बी एन ओरिजिनल पेंटिंग और इट कैन नॉट बी एन ओरिजिनल पेंटिंग बाय टर्नर. तो उसे लगता है कि मुझे अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है इनको दे देना चाहिए, डीलर को भेज देना चाहिए, और वो उनको एक लेटर भी लिखते हैं. लेकिन इसमें यही आयरनी है कि जैसे जैसे जो है वो लेटर भेजने में और उनको चेक भेजने में डीलर को देर होती जाती है, वैसे वैसे ही थिंक्स एंड री थिंक्स, और उनको ये दिमाग में आती है, हिज थॉट्स रन वाई ही शुड गिव हाफ ऑफ द प्रोसीड्स टू द डीलर एज इट इज़ यूजलेस टू बी क्विक्सोटिक इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड. कि ज़्यादा आइडियलिज्म में कुछ नहीं रखा, आदर्शवादिता में उनके दिमाग में ये विचार आता है कि मैं इसमें से आधा फ़ायदा जो है वो क्यों दूँ. और इस तरह से जो है उनके दिमाग में ये बात आती है कि जो है मेरी ही आइज़ उस पेंटिंग को डिटेक्ट कर पाई थी, और ये बिज़नेस का हिस्सा है, और मुझे जो है इस तरह से उनको इतना फ़ायदा नहीं देना चाहिए. और तो पहले वो 10 पाउंड्स देने का सोचते हैं, और उसके बाद उनके दिमाग में आता है 5 पाउंड्स वुड बी प्लेंटी, और ये सोचते सोचते उनको नींद आ जाती है. उनको लगता है कि 5 पाउंड जो हैं वो सफिशेंट होंगे. नाउ आई विल कम टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द essay. I'll take up line by line. While I was dressing the next morning, I thought about the dealer again. So when he was dressing the next morning, he thought about the dealer again, and now his thoughts ran like this: why should I? So my thoughts ran directly. I had for the first time in my life brought off a financial coup. तो कह रहे हैं कूप इज़ फाइनेंशियल गेन, फ़ायदा. उनको दिमाग में क्या आती है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज़ गेन्ड सो मच, ही हैज़ सच अ फाइनेंशियल बेनिफिट. पहली दफ़े ज़िंदगी में उनको इतना बड़ा फ़ायदा हुआ है, तो वाई शुड ही गिव अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे टू द डीलर. तो उन्हें क्यों देना चाहिए उस प्रॉफिट का इतना बड़ा हिस्सा. वॉज नॉट दैट flying in the face of the goddess of business, whoever she may be, was it not asking her to disregard me only a day or so after we had at last got on terms. तो इनके दिमाग में ये आती है कि जो गॉडेस ऑफ बिजनेस हैं वो पहली दफ़े उनकी जो है वो कृपा हुई है उनके ऊपर, और चाहे वो गॉडेस ऑफ बिजनेस कोई भी हो, और जो है वो अगर मैं इस तरह से उनको फ़ायदा दे देता हूँ तो वो डीलर को इतना फ़ायदा वापस दे देता हूँ, इस फ़ायदे में से इतना बड़ा हिस्सा. तो ये कह रहे हैं कि देयर इज़ नो फ्यूरी लाइक अ वूमन स्कॉन. ये इन्होंने शेक्सपियर्स में से लिया है, जिसका कि ये मतलब होता है कि कोई भी वूमन है, उसने इफ़ शी हैज़ टेकन amorous advances towards a man, and if he rejects
दोज एडवांसेस, तो वो जो इतना नाराज़ होती है उतना वो कभी भी नाराज़ नहीं होती। तो इन्होंने जो है गॉडेस ऑफ बिजनेस, शी इज़ अ वूमन, और ये कह रहे हैं कि उनकी पहली दफ़े कृपा हुई है उनके ऊपर, और अगर उन्होंने इस दफ़ा उनको जो है उनका डिसरिगार्ड करके और अगर ये प्रॉफिट का आधा हिस्सा उसको दे दिया, काफ़ी हिस्सा अगर डीलर को दे दिया, तो कह रहे हैं कि इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी, ये मेरा तो पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा आने वाले समय में, बिकॉज वो इतनी नाराज़ हो जाएंगी। इस्कॉन मीन्स इफ़ नॉट प्रॉपरली रिगार्डेड, टू मेक फन ऑफ, तो फ्यूरी इज़ एंगर। तो कह रहे हैं कि किसी भी वुमन ने आपके ऊपर कृपा करी है और आपने उसका रिगार्ड नहीं किया, इफ़ यू हैव इस्कॉन्ड दैट रिगार्ड, इफ़ यू हैव मेड फन ऑफ और लुक डाउन अपॉन, उसका आपने मजाक उड़ाया या उसको रेस्पॉन्ड नहीं किया है, तो जो है वो फ्यूरी यानी एंगर, तो वो जो है वो वूमन सबसे ज़्यादा नाराज़ होती है, उतनी नाराज़ वो कभी भी नहीं होती। तो वो कहते हैं कि इसलिए, और अगर अब मैंने गॉडेस ऑफ बिजनेस को नाराज़ कर दिया तो माय फ्यूचर एज अ बिजनेसमैन विल फिनिश, वो मेरा पूरा फ्यूचर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सी द आयरनी एंड द ह्यूमर, किस तरह से जो है आदमी का लालच बताया है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू सेपरेट himself or herself from the financial और materialistic gains। तो किस तरह से वो जस्टिफाई करते जा रहे हैं उस प्रॉफिट के हिस्से को कम करते करते करते, वो किस तरह से अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ द ट्रूथ दैट द राइटर इज़ ब्रिंगिंग आउट बिफोर द रीडर्स, कि ये ज़िंदगी की सच्चाई है। ह्यूमन बींग्स को में ये नेचुरल टेंडेंसी होती है टू होल्ड थिंग्स, टू पाइल अप मटेरियलिस्टिक गेन्स रादर देन टू गिव देम अवे। तो उनमें बांटने की बजाय उसको होल्ड करने की जो है वो प्रवृत्ति होती है। इस पर इन्होंने कमेंट किया है। सिटी मैग्नेट्स आर द मल्टी मिलियनियर्स। ही सेज सिटी मैग्नेट्स आर, जो बहुत करोड़पति लोग होते हैं, मल्टी मिलियनर्स लोग होते हैं, वो कहते हैं, जो स्पीकर क्या कह रहे हैं, सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल प्रोबेबली जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दीज फुलिश इम्पल्सिव थिंग्स। वो कह रहे हैं कि जो सिटी मैग्नेट्स, ही सेज, जो सिटी के जो मिलियनर्स हैं, प्रोबेबली, संभवतः, पॉसिबली, ही सेज दे आर सक्सेसफुल just because they don't do these foolish acts, impulsive acts which I am going to do, which he is going to do, कि वो ऐसे बेवकूफ़ी भरे बातें काम नहीं करते इम्पल्सिवली, कि फट से कोई इंस्टिंक्ट आई, इम्पल्स आई आपके अंदर, जिसमें आपने कोई लॉजिक नहीं लगाया, दिमाग नहीं लगाया और इंस्टिंक्टिवली आपने एक्ट किया, उसको बोलते हैं इम्पल्सिव थिंग्स। तो कह रहे हैं जो सिटी मैग्नेट्स वो इसीलिए पैसे वाले आए हैं, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली दे डोंट डू दीज फुलिश इंस्टिंक्टिव थिंग्स विच ही इज़ गोइंग टू डू। इम्पल्स इज़ द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, कि इम्पल्स से जब हम काम करते हैं, इंस्टिंक्ट से हम काम करते हैं, कि हमारे दिमाग में एकदम से कोई चीज़ आई और हमने बिना सोचे समझे कर दी, वो नेगेशन है, वो मैग्नेटिज्म पर जो है फाइनेंशियल गेन्स पर क्या करता है, विपरीत प्रभाव डालता है। तो इसलिए जो है वो नेगेशन मीन्स इट नेगेट्स, इट रिफ्यूट्स magnetism or financial profits. If I am to make any kind of figure in this new role of fine art speculator, so my thoughts continued, I must control my feelings. No, 5 pounds is absurd. ये कह रहे हैं if he is going to make his career एज अ फाइन आर्ट स्पेक्यूलेटर, फाइन आर्ट स्पेक्यूलेटर जो फाइन आर्ट्स में स्पेक्यूलेट कर सकें, जो अनुमान लगा सकें कि कोई पेंटिंग की क्या कीमत हो सकती है। स्पेक्यूलेशन होता है अनुमान लगाना। तो ये कह रहे हैं फिर मुझे अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना पड़ेगा। इफ़ ही इज़ गोइंग टू मेक एनी फ्यूचर टू बी नोन एज अ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट स्पेक्यूलेटर।
और इस तरह से ये कहते हैं मुझे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए। और उनके दिमाग में इमीडिएटली द थॉट कम्स इनटू हिज माइंड, नो 5 पाउंड्स इज एब्सर्ड, कि इट विल बी फुलिश, मूर्खतापूर्ण होगा। एब्सर्ड यानी हास्यास्पद में, मैं मूर्खतापूर्ण, तो 5 पाउंड्स देना। A dossier of 1 pound will meet the case. Dossier कॉन्सिलिएटरी गिफ्ट, एक जिसको कहते हैं ना एक तरह का सांत्वना सा जो वो होता है गिफ्ट, वो उसको बोलते हैं दोसियर, कॉन्सिलिएटरी गिफ्ट। तो कि 1 pound विल बी सफिशेंट। ही सेज इंस्टेड ऑफ गिविंग 5 pounds टू द डीलर, 1 pound विल सफाइस। It will be nothing to me, or at any rate nothing serious, but a gift of quail and manna from a clear sky to the quail and manna from a, it will be a kind of a gift from God to the dealer, he means to say, because you know manna was the food supplied to Israel, to the people of Israel when they caught up in वाइल्डरनेस। तो उनको जो है भगवान एकदम अचानक उनको जो है फूड मिल गया था, तो इट वॉज अ काइंड ऑफ ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो वो कह रहे हैं कि जो है अगर मैं 1 pound भी दे देता हूँ तो इट विल बी लाइक अ काइंड ऑफ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, और जो है विदाउट हाउ एवर डूइंग हिम एनी हार्म, और उससे उनको कोई नुकसान भी नहीं होगा। अ पाउंड विल बी एम्पल सफिशेंट, accompanied by a brief note. He then decides to give the dealer a pound accompanied by a brief note, कि उसमें कुछ लिख करके वो भेजेंगे। ample means sufficient, पर्याप्त। The note was to the effect that I had sold the drawing at a profit, which enabled me to make him a present, because it was an old and perhaps odd belief of mine that one should do this kind of thing. Good luck should be shared. और जो उन्होंने नोट लिखा वो क्या लिखा था कि मैंने जो है आपने जो मुझे ड्राइंग बेची थी उसको मैं उतने प्रॉफिट पे बेच पाया हूँ जिसने मुझे ये इस योग्य बनाया है कि मैं आपको ये प्रेजेंट भेज सकूँ। और कह रहे हैं ये मेरा कह रहे हैं कि ऐसा विश्वास है, एक पुराना, आपको शायद अजीब लगे लेकिन ये मेरा विश्वास है कि इस तरह की चीज़ें हमें करनी चाहिए। गुड लक शुड बी शेयर्ड, गुड लक को हमें शेयर करना चाहिए। ये कौन कहता है? वो जो इसमें नैरेटर है वो किसको लिख रहा है? डीलर को लिख रहा है कि बिकॉज आई हैव बीन एबल टू सेल दैट ड्राइंग एट अ प्रॉफिट, अच्छे खासे प्रॉफिट में बेच, जो जिसके कारण मैं इसको आपको ये प्रेजेंट दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो है गुड लक शुड ऑलवेज बी शेयर्ड। आई हैड द एनवलप इन माई पॉकेट containing the note and the check when I reached the club for lunch, and that afternoon I played bridge so disastrously that I was glad I had not posted it. See the irony and humor. ये कह रहे हैं कि मैंने उस एनवलप को जिसमें उन्होंने वो 1 पाउंड का चेक रखा और एक नोट लिख के डीलर को पोस्ट करने के लिए लिखा, वो उन्होंने अपने एनवलप पॉकेट में डाला एंड देन वो क्लब में पहुँचे लंच के लिए, और उस आफ्टरनून उन्होंने ब्रिज खेला। ब्रिज क्या होता है? कार्ड, एक गेम होता है ताश का, गेम ऑफ कार्ड्स, जो कि छोटे मोटा एक सॉर्ट ऑफ ए गैम्बल। तो कह रहे हैं मैंने इतने डिज़ास्टरसली, मतलब ख़तरनाक तरीके से, डिज़ास्टर होता है कोई विनाशकारी तरीका, तो इतना डिज़ास्टरसली मैंने वो गेम खेला दैट ही लॉस द गेम। और उन्हें लगा कि मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने उस लेटर को और उस चेक को पोस्ट नहीं किया, क्योंकि अब ये फिर जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैं वो गेम जो है वो खो गया, मतलब खो दिया था, मुझे लॉस हो गया था, तो अब मैं उसको ना भेज करके, उस चेक को ना भेज के आई विल बी कंपनसेटेड फॉर दैट लॉस। आफ्टर ऑल्सो माई थॉट रैन एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवेलप एंड कंटेंट, सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम। और देखिए अब वो किस तरह से ही इज़ जस्टिफाइंग, फिर उनके दिमाग में ये विचार आता है, सबसे पहले तो ही डिस्ट्रॉयज़ द एनवेलप एंड द कंटेंट्स, उसको डिस्ट्रॉय करते हुए कहते हैं ये तो ज़िंदगी, गेम पार्ट ऑफ द गेम, ज़िंदगी का हिस्सा ही है इस तरह का लेन देन, बार्गेन
इस तरह का जो है लेना देना करना, पैसों को कम ज़्यादा करवाना, ये जो है दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द गेम. बाइंग एंड सेलिंग आर अ परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर. और उनके दिमाग में क्या आता है कि खरीदना और बेचना, दीज आर परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर. एक डीलर और कस्टमर के बीच में ये बिल्कुल पूरी तरह से जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, जिसमें कि किसी तरह का कोई जो है वो छिपाना या कोई चोरी करना या चीज़ों को छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है. स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर है, बिल्कुल सीधा तरीका है, जिसमें किसी तरह की बेईमानी नहीं है कि आदमी जो है वो डीलर से ख़रीदता है, कस्टमर जो है अपनी चीज़ों को डीलर से ख़रीदता है और फिर वो जितने प्रॉफिट पे बेचना चाहे उसको बेच सकता है. तो उसमें कस्टमर के ऊपर किसी तरह का ऑब्लिगेशन नहीं है कि अगर उसको अच्छा फ़ायदा हो जाता है तो वो डीलर को उस फ़ायदे का हिस्सा चुकाए, क्योंकि ये तो एक पार्ट ऑफ द गेम है. और ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम है कि बायर जितनी इच्छा हो, सेलर उतनी उसमें उसको पैसे में बेचता है चीज़ को जितना कि वो चाहता है, और कस्टमर के जब उसे ख़रीदता है तो उसको भी ये, उसके लिए भी ये है कि जितने में चीज़ बिकी है उतना इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर. एंड ही इज़ कस्टमर इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन टू गिव अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू द डीलर. द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सटॉर्ट. उनके दिमाग में ये आता है कि जो डीलर है, जो बेचने वाला है, जो वो जितना वो निकलवा सकता है, एक्सटॉर्ट यानी टू निकलवाना, जितना पैसा वो बायर से निकलवा सकता है उतना निकलवाता है. और कस्टमर हैविंग पेड इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन वॉट एवर टू द डीलर. द इंसिडेंट इज़ क्लोज. तो उनके दिमाग में क्या आता है कि और जो है कस्टमर ने एक बार जो भी कीमत डीलर ने मांगी है, वंस ही हैज़ पेड इट, तो उसके ऊपर किसी तरह का ड्यूटी या ऑब्लिगेशन नहीं होता कि डीलर के प्रति कि वो उसको प्रॉफिट चुकाए, उसका प्रॉफिट का हिस्सा दे या किसी भी और भी तरह के उसके ऊपर इस तरह की कोई बाध्यता नहीं होती. और जो है ये पूरा घटनाक्रम इंसिडेंट ख़त्म हो जाता है किसके बीच में, बायर, डीलर और कस्टमर के बीच में. डीलर जितना पैसा निकलवा सकता है उतना निकलवाता है बायर से, और बायर एक बार उससे ख़रीद लेता है तो उसकी डीलर के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है, और ये पूरा घटना ही बायर और सेलर के बीच में ख़त्म हो जाती है. सो this is a beautiful essay where he has reflected upon the human tendencies and the also it is a satire on our civilization where money making has become the main motto of modern man. So यहाँ पर जो है इन्होंने वास्तविकता बताई है ज़िंदगी की कि जहाँ पर मॉडर्न मैन का मेन जो है ज़िंदगी का मोटो क्या हो गया है, ऑब्जेक्टिव क्या हो गया है, टू अर्न मनी. और इस बहुत ही सैटेरिकल और आयरॉनिकल वे में लिखा गया, बहुत ही खूबसूरत ऐसे. थैंक यू सो मच.